करते हैं। स्नेक लिमिटेड क्वेश्चन हमने करना शुरू किया था, थोड़ा सा कर भी लिया था, लेकिन मैं स्टार्ट से ही इसको करता हूँ आपके साथ, ठीक है। रिक्वायरमेंट थी शो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट इन स्नेक लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैंने आप सर्च किया था कि क्वेश्चन में कोई नोट बनाने में कोई चेंज नहीं है, बस फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि जो IAS 16 का कॉस्ट मॉडल था और रीवैल्यूएशन मॉडल था, यहाँ पे IAS 40 का कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। IAS 16 और इसके कॉस्ट मॉडल में जरा बराबर फर्क नहीं है, लेकिन जो IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल था उससे ये डिफरेंट है फेयर वैल्यू मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते थे, हम रीवैल्यूएशन के दिन क्यूमुलेटिव को ट्रांसफर करते थे। अगर एलिमिनेशन वाला है, ग्रॉस रिप्लेसमेंट को छोड़ो वो तो होता ही नहीं, टेस्ट भी नहीं होता, कितने भी लिखा, वैसे त्यातन हमने कर लिया था। बहरहाल हमें एक्यूमुलेशन को करते हैं ट्रांसफर और फिर सरप्लस लॉस को करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल तो डेप्रिशिएट करना ही नहीं होता, और फेयर वैल्यू ईयर एंड के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठा के लाते हैं फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू का गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम ले जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब तरतीब से ही करते हैं सारे काम। Snake Limited is in construction industry. It constructs buildings for resale, for leasing and for private use. A building that Snake Limited had constructed in Islamabad. इसको हटा ही नहीं यार, लिखता रहूंगा यहाँ पे, इधर तो आ ही रहा होता है आपको जी। कौन सी बिल्डिंग है? इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग है। वो कह रहे हैं कि जी इसको बनाया था एट अ कॉस्ट ऑफ 1000, हैड बीन ऑन द मार्केट फॉर 2 years। हैड बीन ऑन द मार्केट का मतलब क्या है? फॉर सेल थी। ये क्या थी जी? 2 साल से फॉर सेल थी, पट्टी लगी हुई थी ऊपर फॉर सेल, लेकिन कोई खरीदार नहीं आ रहा था। इन्होंने आखिर तंग आकर अनसोल्ड अभी तक इन्होंने क्या किया, यकम मार्च 15 को, हमारा साल 31 दिसंबर 15 वाला है, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15 नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब हमारे ही साल यकम मार्च 15 पे इन्होंने डिसाइड किया कि इसको फॉर सेल से टावर रेंट पे चला दो, ठीक है। स्नेक लिमिटेड टुक इट ऑफ द मार्केट एंड रेंटेड आउट इंस्टेड। इसका मतलब ये जो बिल्डिंग है ये पहले IAS 2 में थी, पहली बिल्डिंग ISB वाली बिल्डिंग, ठीक है जी। ये IAS 2 में थी, ये ट्रांसफर कर दी हमने IAS 14, ठीक है। अब उसूल की बात यह है जो याद रखनी है, IAS 40 जो है उसके पास फेयर वैल्यू मॉडल है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि स्नेक लिमिटेड अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उस पर फेयर वैल्यू मॉडल उसने लगाना है, ठीक है। चीज जिस दिन आनी है उस दिन भी फेयर वैल्यू पे हो, और ये रेंट पे भी फेयर वैल्यू। जिस दिन चीज आती है उस दिन तो उसकी कॉस्ट उसकी फेयर वैल्यू होती है ना। अब ये तो कॉस्ट पड़ी है कोई 2 साल पुरानी, ऐसे ही है। अब जब IAS 2 लेकर आया, इस प्रॉपर्टी के गले में रस्सी डाल के IAS 40 के पास, उसने कहा इसको तुम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लो क्योंकि अब ये रेंट पे चली गई है। तो IAS 40 ने कहा मुझे ये प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे चाहिए, तो फेयर वैल्यू पे लाकर मुझे दो। अब देखो हम खरीद नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी IAS 2 में पड़ी हुई है। अब IAS 2 उसका मुंह देख रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे पास तो ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं, मैं तो इसको रखा करता था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, तो शायद NRV इसकी लोअर नहीं है इसलिए कॉस्ट पे पड़ी हुई है, और डेप्रिशिएट भी मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। अब तुम्हें अगर फेयर वैल्यू पे चाहिए तो भाई खुद कर लो, ठीक है, मेरे पास तो ये अवेलेबल नहीं है मॉडल, ठीक है। तो अगर कभी IAS 2 से IAS 40 के अंदर हम इस प्रॉपर्टी को लेकर आएंगे तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली क्या करेंगे हम? टेक द प्रॉपर्टी, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। लेकिन मसला ये है कि IAS 2 ने वो काम नहीं करना, तो ये काम हमें IAS 40 में लाकर ही इसको इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40। लेकर किस में आओ? IAS 40 में, और उसको ले जाओ, प्रॉपर्टी को ले जाओ किस पे? फेयर वैल्यू पे, ठीक है। फर्स्टली टेक द प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू पे तो लेके जाना है, ठीक है। तो इस दिन अगर फेयर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है, तो हमने 10,000 ये 1,000 की कॉस्ट पर IAS 2 से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पकड़ लेनी है और उसको यकम मार्च पर उठा के ले जाना है इस दिन की फेयर वैल्यू पे। इज इट क्लियर? उसूल ये है, पहले तो ये समझ लेना, फिर सवाल में देखते हैं मसला क्या है, ठीक है। उसूल की बात यह है कि हमें यकम मार्च 15 पर इस बिल्डिंग को, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए? यकम मार्च 15 की
फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है इसको, ठीक है, सही है। अब वो IS2 ने नहीं लेकर जाना, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर इन करेंगे। ये क्या हो रहा है जी, ये ट्रांसफर इन IS40 हो रहा है, ट्रांसफर इन IS40 हो रहा है। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या है, IAS40 में कोई भी चीज आ रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ठीक है। और निकली कहां से, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। अब इन्वेंट्री के पास तो कोई फेयर वैल्यू मॉडल था नहीं, तो जिस कॉस्ट के ऊपर IS2 के पास ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, उस कॉस्ट पे हमने ले लिया इसको, ठीक है जी, सही है। अब ये एंट्री हम कर लें पहले, कौन सी बिल्डिंग है ये, चलो इत्तेफाक से वही है। ट्रांसफर इन हुआ है, ट्रांसफर इन या आउट होगा, टू या फ्रॉम, ठीक है, जो मर्जी लिख लो, कोई मसला नहीं, सिर्फ ट्रांसफर भी लिख लो तो ठीक है। मैंने टू फ्रॉम इसलिए लिखा था कि आप इसको कंफ्यूज ना करो वो रिवैल्यूएशन वाले ट्रांसफर के साथ, वो तो डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर होती थी ना, ठीक है। ये ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो भाई ट्रांसफर इन, तुम कल आए थे, परसों आए थे, अच्छा समझ आ रही है बातों की। ये ट्राई किया था घर पे, कितने बच्चों ने सवाल घर पे ट्राई किया था, यार क्यों नहीं कर रहे आप लोग काम, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। फीमेल स्टूडेंट्स को मैं क्लास से बाहर ना निकाल दूंगी, सारी होके वगैरह आ गई। किसने ट्राई किया, तो हाथ खड़ा करते हुए क्या डेथ पड़ती है, बता दिया करें मुझे। अच्छा ओके जी, गैरतमंद लोग करके आए होंगे, बाकी जो दूसरे हैं जो गैरतमंद नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा होश कर लें, ठीक है, अपने वालिदैन भी रहम कर लें, खुद पे नहीं करना तो। अच्छा अब ट्रांसफर इन हुआ, ट्रांसफर भाई ये यहां से लगा के रखे आमिर, वो जगह में लगाएगा, ठीक है, यहां से। अच्छा ट्रांसफर इन हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री तो हम नहीं ना बना रहे, ठीक है, इन्वेंट्री का तो लेजर नहीं बना रहे, इन्वेंट्री को प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया डेबिट, कितने से, 1000 से। अब फेयर वैल्यू मॉडल है, बोलो फेयर वैल्यू मॉडल है, तो फिर हमने क्या करना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हाँ हम इसको लेकर आएंगे, हम लेजर बना लिया करें, फेयर वैल्यू मॉडल हो लेजर बना। तो वर्किंग वन में आज बना रहा हूं इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी, इस्लामाबाद वाली। देखो 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग कितना था, 0 था भाई, हाँ ओपनिंग कोई नहीं था। ये इस्लामाबाद बिल्डिंग इस साल के पहले दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ठीक है, सही है। अच्छा अब 1 मार्च है, 15 को ये इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट ना समझ लेना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री 1000 से क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। अब उसूली तौर पे ना, उसूली तौर पे ये जिस दिन आई है बिल्डिंग, इसी दिन इसको उठाकर ले जाओ फेयर वैल्यू पे। तरतीब क्या होनी चाहिए, वर्किंग सिखा रहा हूं फिलहाल, तो ये अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अरे जगह यहां बना लें यार। जी असूली तौर पे तो ये होना चाहिए था, हम इसी दिन करते जी, 1 मार्च 15 पे। ये तो है कॉस्ट, क्या है जी, कॉस्ट क्यों है, इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज से ही आया है, ठीक है, इन्वेंट्रीज से ही आया है, और इन्वेंट्रीज के पास तो कॉस्ट ही पड़ी थी, ठीक है, तो ये इन्वेंट्रीज से आ गई कॉस्ट, ठीक है। तरीका सिखा दूं, सवाल में ये नहीं करना पड़ना था मजबूरन, लेकिन तरीका तो सीख के रखे ना, ठीक है। अब 1 मार्च 15 को ही हमने इसकी फेयर वैल्यू यहां पर लिख लेनी थी, मिसाल के तौर पे, मिसाल, अभी सवाल की तरफ जाओ, मिसाल की तरफ जाओ, मिसाल के तौर पे इस दिन इसकी फेयर वैल्यू हो चुकी है 1200, कितनी जी, तो हम क्या करते हैं जी, 200 इस तरफ ऐड हो जाता है, ठीक है। 1 मार्च, कुछ पर होना नहीं है, सब अजम्पशन है, ओके, सब अजम्पशन के तौर पे सिर्फ समझा रहा हूं, ओके जी। कितना, 1100 लिखा था, चलो 1100 लिख दिया मैंने, अजम्पशन जो हुई, अभी इसको चेंज कर लेते, ठीक है जी। ये क्या है, ये फेयर वैल्यू, तो 100 रुपए का क्या आ गया हमें, फेयर वैल्यू सरप्लस, ठीक है। यहां पे हमने 100 रुपए का फेयर वैल्यू सरप्लस लिखना था, फेयर वैल्यू सॉरी गेन लिखना था, बैलेंसिंग, ये क्या है जी, और हम यहां पर इसको प्लस कर देते, कितने पे आ चुकी है, एडिशन तो है ही, ठीक, 1100 पे पहुंच जाती। अब ये वर्किंग की हद तक कह रहा हूं, अगले साल में नहीं गया, अभी इसी साल के अंदर ही हम 1 मार्च 15 पे इसको ब्रॉड डाउन कर लेते 1100, और फिर अपना नॉर्मल लेजर 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग इसको लेकर जाते, कहां पर, फेयर वैल्यू, ठीक है, ओके भाई, समझ लो बात। अब इस सवाल के अंदर स्पेसिफिक करें बात को, तो स्पेसिफिकली अगर बात देखें तो इधर ही चलता जा रहा है, आहिस्ता नो इधर ही पहुंच जाए। अब आए सवाल की तरफ, ऑन 1 मार्च 15 स्नेक लिमिटेड took it off the market and rented, ठीक है, it was leased on 1 मार्च 15,
वही बात आगे लिखी दोबारा, इट्स फेयर वैल्यू वाज 1500 ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 1000 ऑन 31 दिसंबर 14। ठीक है, अब मसला यह है 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 की ये फेयर वैल्यू 1000 वो कह रहा है, कॉस्ट भी 1000 थी जब बनाई थी और आज फेयर वैल्यू अभी 31 पिछले साल के एंड पे 31 दिसंबर 14 पे ये 1000 थी। अब यकम मार्च 15 की सवाल के अंदर फेयर वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, सवाल के अंदर यकम मार्च 15 की फेयर वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो अज्यूम करेंगे कि यार 2 महीने में भी प्रॉपर्टी है ना, कितनी को वैल्यू बदल गई होगी। जो 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 की फेयर वैल्यू है, ठीक है, अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम इट एज फेयर वैल्यू ऑफ यकम मार्च 15। ठीक है, ये मजबूरन ये क्या किया हमने, ठीक है, ये 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 बेटा एक ही बात है। ठीक है ना भाई, देखो प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन है ना, उसूली तौर पे तो होना ही चाहिए था। मिसाल के तौर पे हम यहां पे लिखते द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन यकम मार्च 15 इज, मिसाल के तौर पे 1100 या 1200, तो फिर हम ये काम करते जो आपको सिखा दिया। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट इसका ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू भी इस दिन क्या है 1000, अज्यूम करना पड़ा क्योंकि जो 1-2 महीने पहले की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू भी कितनी को बदल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई हर महीने नहीं बदल रही होती, 1 साल 2 साल लगते हैं इसको बदलने में। तो अगर 2 महीने पहले की फेयर वैल्यू गिवन है तो फिर मार्केट में दोबारा जाते कहते हैं हाँ यार यही होगी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मजबूरन इसी को फेयर वैल्यू लेना पड़ा। भाई सही है, तो फिर इस दिन हमारा कोई फेयर वैल्यू गेन या लॉस नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एक फॉर्मेट बना लिया अपने पास कि अगर इस दिन की फेयर वैल्यू दे देता यकम मार्च की तो हम ये काम कर लेते। ठीक है, लेकिन अभी कोई गेन कोई लॉस नहीं है और यही 1000 हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, देयर इज नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यकम मार्च पे। इन्वेंट्री ने जो हमें दी प्रॉपर्टी वो उस दिन फेयर वैल्यू पे ही है, इत्तेफाक से फेयर वैल्यू पे है, तो बस ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग डेट की फेयर वैल्यू होगी। इस दिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, ये फेयर वैल्यू इसकी डीम्ड कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अब यही कॉस्ट है। अब ये रेंड आया और ये रेंड में उसने कहा इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 1500, तो अब वो कल वाला काम। ठीक है जी, 1500, 1000 से 1500 पे जाना है तो 500 का फेयर वैल्यू गेन आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ठीक है, सही है, तो 500 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, अगर इसकी एंट्री करूं तो ये एंट्री हमने किस दिन की भाई, यकम मार्च 15 पर। ठीक है, और फिर यकम मार्च 15 पर ही एक एंट्री हो सकती थी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती थी कम भी हो सकती थी, लेकिन वो एंट्री हुई नहीं। ठीक है, वो जगह मैंने खाली छोड़ दी। क्यों, फेयर वैल्यू मिसिंग थी तो मैंने अज्यूम किया कि वही इसकी फेयर वैल्यू है 2 महीने पहले वाली। ठीक है, और फिर ये एंड पे आए 31 मार्च 15 पर हो 31 दिसंबर 15 पर। ठीक है, और इस दिन हमने लेजर बनाया हुआ है, उससे हमें क्या पता लगा, इन्वेस्ट ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये सिर्फ आपको समझाने की, डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट 500। ठीक है जी, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी इज ओवर, देयर इज नो डिस्पोजल इन दिस प्रॉपर्टी, क्लोजिंग बैलेंस इज 1500, अपनी फेयर वैल्यू पे नजर आ रही है, बिल्कुल सही नजर आ रही है। ठीक है, अब इधर देखो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है नहीं तो डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही पैदा, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, इधर देखो, ये करने की बजाय ना ज्यादा बेहतर क्या है, ऐसे लिखो, ऐसे टाइम बचाओ भाई। जब फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और सही है, तो यहां पे आप 0 लिख लो। अब 1500 में से 0 माइनस होगा तो 1500 ही आएगा, 0 ही आएगा भाई, क्या है। वाह वाह, कमाल, जमाल, क्या कर दिया तुमने, कमाल। ये समझ आ गया, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैंने कहा तैयारी कर लें, कभी हो भी जाता है। अभी तो सवाल में नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट वाले सवाल में हो जाए तो अगर इन्वेंट्री से, अभी इसका टेबल भी बना लेंगे इन्हीं उसूलों को देखते हुए। ठीक है ना, लेकिन टेबल जब बनाएंगे तो आपको सब कुछ वैसे ही पता होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री से हमारे पास जब प्रॉपर्टी आएगी तो इन्वेंट्री के पास तो फेयर वैल्यू मॉडल है नहीं, उसने हमें कॉस्ट पकड़ानी है। उसने में क्या पकड़ानी है जी, कॉस्ट। हम उसी दिन उसको उठा के ले आएंगे फेयर वैल्यू पे, कोई गेन लॉस होगा तो उसी दिन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर ये एंड पे अपनी पुरानी प्रैक्टिस, अब ये दोबारा ब्रॉड डाउन बना लेना। हालांकि आपको एक ही साल में 2 ब्रॉड, अपनी आसानी के लिए भाई, वर्किंग है वर्किंग,
वर्किंग में जो मर्जी करें, अपनी आसानी करेंगे हम तो, ठीक है ना। तो हम इस दिन 1000 रुपए को हम कहेंगे अब ये हमारी डीम्ड कॉस्ट है, ये हमारे पास अब पड़ी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू ऑफ यकम मार्च 15, इत्तेफाक से सेम ही थी ना 1000, ठीक है। तो अब हम यकम मार्च 15 वाली फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे 31 दिसंबर 15 वाली फेयर वैल्यू से, जो गेन लॉस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दोबारा ले जाएंगे। तो 2 दफा आ सकता था गेन लॉस, लेकिन इत्तेफाकन 1 दफा ही आया। ओके क्लियर, सही है ना। तो ये क्या है, ये फेयर वैल्यू ही है, ये इत्तेफाक से फेयर वैल्यू ही है, इसको फेयर, जी जाहिर सी बात है बेटा, दो जब गेन आते तो दोनों को लिखते, क्योंकि दोनों ड्यूरिंग द ईयर आए इसी साल के अंदर, मार्च भी इसी साल में और दिसंबर भी इसी साल में, ठीक है, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। अगर लॉस गेन होता तो नेट कर देते, क्या 1100 होता और यहां 1500 होता तो भाई यहां 400 आता, यहां 100 था, उधर 500 ही जाना सी। हाँ 600 करने के लिए यहां 1600 आना जरूरी था ना, ठीक है। सोचा बस इतना करो जितना कहा जाए, ठीक है, जितना कहा जाए, वरना पता नहीं क्या सोचोगे। अच्छा भाई, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी इज ओवर, डिब्बे बन गए, केक पड़ गए। ओह फेयर वैल्यू, मुफ्त वाले नहीं, मुफ्त फेयर वैल्यू मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड कोई ना, मुफ्त के नंबर क्यों छोड़े, आगे बढ़े। ओके, द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान, ये करवा दिया था, लेकिन चलो अब तरतीब में चल रहा है काम तो कर ले। द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान रेंटेड आउट टू टेनेंट्स, का मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, ठीक है, यानी ओपनिंग में भी पड़ी होगी, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, फेयर वैल्यू कभी डिटर्मिन की ही नहीं जा सकती थी। तो स्टैंडर्ड ने इसके लिए फिर माफी दी है, वरना तो आपको बताया अगर फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आप अप्लाई कर रहे हो तो जितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फिर सब पे फेयर वैल्यू मॉडल, ये नहीं कि जहां पे फायदा हो वहां पे फेयर वैल्यू लगा लो, जहां पे नहीं, वो कहते एक ही रखो फिर। हाँ, फिर स्टैंडर्ड ने एक्सेप्शन दी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिन हो ही नहीं सकती, अब वो सवाल ने कह दिया हो ही नहीं सकती, नेवर बीन डिटर्मिन, तो फिर क्यों आप बलूचिस्तान चले जाओगे पता करने, पर्चे से उठ पर्चा रखो यार, मैं दर्द देख के आता हूं, क्यों नहीं डिटर्मिनेबल, सवाल कह रहा है नहीं डिटर्मिनेबल, कुछ भी हो सकता है, 100 वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, तो नेवर बीन डिटर्मिनेबल, इट्स नेवर बीन, तो भाई फेयर वैल्यू डिटर्मिन नहीं हो सकती, तो स्टैंडर्ड ने गुंजाइश दी ऐसी प्रॉपर्टी को, बाकी को बेशक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को आपने फेयर वैल्यू रखा, इसको कॉस्ट पे रख लेना। हाँ, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे डिस्क्लोजर्स के अंदर, वो बस ये बताना पड़ेगा कि जी क्या हुआ, 3-4 बातें स्टैंडर्ड ने कही हैं, अगर ऐसा हो जाए और इसको कॉस्ट मॉडल पे रख लिया है तो 3-4 बातें इजाफी बता दो। क्या, ये बिल्डिंग कहां है जी, बलूचिस्तान में है, फेयर वैल्यू क्यों डिटर्मिन हो सकती जी, ये जरा दूर दराज इलाके में भी वहां मार्केट नहीं है, ठीक है जी, और एक आधी और बात ऐसे ही, ठीक है, तो कोई अगर रेंज है, कोई अंदाजा है, कोई अंदाजे लगा दो यार, हाँ जी, अंदाजे के तौर पर 1500 की होनी चाहिए थी अगर यहां मार्केट होती, तो ऐसी कुछ बातें 2-4 लिख के बता दो यूजर को, लेकिन आप फेयर वैल्यू पे जा नहीं सकते, एग्जैक्टली पता नहीं है आपको। अब ये सारी बातें जितनी सवाल में गिवन होंगी उतनी बताएंगे ना, जैसे अब इसके बारे में फिलहाल तुम्हें इतना ही पता है कि फेयर वैल्यू बिल्डिंग ऑफ बलूचिस्तान हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, ठीक है, तो सब नोट्स के अंदर ये बात सिर्फ लिख देनी है आपने कि फेयर वैल्यू हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, गल खत्म, ठीक है, समझ गए। तो बल्कि लिख ही ना ले, चलो लिख लेंगे बाद में, याद रखना बार, ठीक है, वो अगर अब वर्किंग उधर ना चली जाए, इसलिए मैंने एहतियातन फिलहाल जगह छोड़ दी है, इसको याद रखना, सिर्फ ये लिखना है। फिलहाल तो ये किस पे है, कॉस्ट मॉडल पे है, तो जिंदगी आसान है। इंट्रो में वापस चले गए, ठीक है जी, इंट्रो में चले गए और हमें बताया गया इट वॉज कंप्लीट ऑन यकम जनवरी 12, 3-4 साल पहले, एट, ये कॉस्ट है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल का तो जवाब ही नहीं था, एक फेयर वैल्यू मॉडल था, वो इसमें फॉलो हो नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब ये बिल्डिंग अपनी कॉस्ट पे ही पड़ी होगी, 31 दिसंबर 14 पे भी कॉस्ट पे होगी और यकम जनवरी 15 पे वही ओपनिंग कॉस्ट बनेगी, तो कॉस्ट कितनी, 5000, 31 दिसंबर 14 में क्लोजिंग 5000, तो यकम जनवरी 15 का ओपनिंग भी यही 5000 आ गया। हाँ जी, कोई ट्रांसफर इन आउट हुआ, कोई एडिशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसमें हो ही नहीं सकती, डिस्पोजल भी इसमें कोई नहीं था, ठीक है जी, तो ये 5000 पे ही पड़ी। कॉस्ट मॉडल जो हुआ, अब कॉस्ट मॉडल है तो फिर ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब छोटी सी वर्किंग की थी यहाँ पे, वैसे अब वर्किंग ये चल रही है, तो चलो यहाँ पे ही वर्किंग 2 कर लेते हैं। वर्किंग 2 बलूचिस्तान बिल्डिंग, बस वर्किंग 2 लिख लिया, पता लग जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 14, ठीक है, क्योंकि ये नोट है यकम 31 दिसंबर 15 का, तो ओपनिंग बैलेंसेस यकम जनवरी 15 पे चाहिए। बस एक आदत बना ली ना, हर बार को नई चीज थोड़ा याद करनी है, उसूल पक्का रखते हैं ताकि हमेशा फिर वो याद रहे। उसूल क्या बनाया हुआ है, ओपनिंग निकालते हुए हमेशा पिछले साल की क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर निकालते हैं, तो ठीक है, वो जो सा मर्जी सवाल हो, बस एक आदत बनी हुई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे उसका फायदा है नुकसान है छोड़ो, एक जगह फायदा हुआ था ना, बस वही याद रखो, ठीक है, इससे नुकसान कोई भी नहीं है, ठीक है, फायदा नहीं होगा ना इस सिचुएशन में, नुकसान कोई नहीं है, तो इसलिए पक्का उसूल वही रखें कि जब भी ओपनिंग निकालना हो आप पिछले साल की क्लोजिंग डेट पे निकाला करेंगे क्लोजिंग और उसको ओपनिंग बनाया करेंगे, पक्का ये उसूल हमारा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 14 पे क्लोजिंग निकाल लेते हैं। अब हमने खरीदी थी बिल्डिंग
बनाई थी, खरीदी थी 1 जनवरी 12 पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट मॉडल है तो 12, 13 और 31 दिसंबर 14 तक 3 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है जी। तो इधर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, ठीक है, बल्कि इधर ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ऐसे कौन अंग्रेजियां लिखता रहे। 5000 कॉस्ट, रेजुअल वैल्यू 1000 और लाइफ है किधर की लाइफ, ये 10 ईयर, तो रेलेवेंट है लाइफ, ठीक है। तो 5000 माइनस 1000 कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 10 साल, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इनटू 3 ईयर, कितना, ये 1200 यहाँ चलो लिख दो 1200, वैसे तो वहां पे लिखा हो तो काफी है, पर्चे के अंदर ये 1200 यहाँ लिख के वहां लिखना क्या मतलब, बस वर्किंग टू का रेफरेंस देना, अल्लाह खैर सल्ला जी। तो ओपनिंग आ गई है ये हमारे पास 1200, ठीक है। इधर देखो इस तरह से ना दे दिया करो, ये वर्किंग कौन सी थी 1 लिख दिया हमने, ये भी ना कर ले अभी तो काम पता है क्या बोल रहा 1 2 1 मिक्स नो, चलो ठीक है, ठीक है मर्जी आप, वर्किंग 1, ठीक है, 500 से आया था और ये 1200 वर्किंग 2 से आ गया। अब कॉस्ट मॉडल है, इस साल की डेप्रिसिएशन भी चाहिए तो वर्किंग 3 इसकी कर लें, हालांकि उसी को यूज कर सकते थे लेकिन चलो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, 1 साल की डेप्रिसिएशन है 400, दोबारा लिख दिया आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। तो 400 की डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द ईयर और इसको वर्किंग 3 का रेफरेंस लगा दें। डिस्पोजल इस बिल्डिंग में कोई नहीं था तो ये डिब्बा क्या टोटल आता है इसका 1600 और 3400 आ गई बुक वैल्यू। WD मेथड हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, टेस्ट में आएगा भाई कह रहे हैं। चलो ज़हनी तौर पे तो आप तैयार होते हो ना, अच्छा है, ये बस यही चाहिए और क्या चाहिए, तो बस पास कर। अगर तो 50% मार्क्स टेस्ट में ले रहे हो तो आप लोगों को खुशखबरी है, इंशाल्लाह अगर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पेपर तक गए तो पास भी हो जाओगे। अगर टेस्ट मुश्किल हो और 50% मार्क्स ले लो मतलब ठीक जा रहे हो ना आप जी। कौन सा मॉडल है भाई, कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन और 10 ईयर्स। समझ आती है बात थोड़ी को। 1.1 और बुलेट 1 और बुलेट 2 हो गया जी। आज ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे स्टैंडर्ड को, ऑलमोस्ट, कल कमी बेशी देख लेंगे। तो इतने से स्टैंडर्ड भी होते हैं। IS 16 भी तो आपने किया था, खत्म ही नहीं हो रहा था, हालांकि इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। हाँ जी पूछें, किसकी रिवीजन भाई? असेसमेंट के लिए बच्चे कह रहे हैं रिवीजन कैसे करनी है, तो यार IS 16 के कोई 2 सवाल कर लो एंड वाले जो मुश्किल लगे थे, जिसमें सब कुछ हो, एडिशन हो, डिस्पोजल हो, रिवैल्यूएशन हो, ठीक है, आपकी रिवीजन हो जाएगी 2 सवालों से भी। फिर IS 36 में तो 5 लेक्चर है टोटल, वो 4 से 5 घंटे में रिवाइज हो जाना है। वो लेक्चर नोट्स में ही जो काम करवाया, जो क्लास वर्क में किया उससे ज्यादा नहीं करना, उसी को रिवाइज कर दो। IS 23 के अंदर आप, क्योंकि अभी ताज़ा पड़ा हुआ है, ये असल रिवीजन ऐसे नहीं करनी एंड वाली, फिलहाल ताज़ा चूंकि पड़ा हुआ है, चीजें याद हैं, तो एंड पे जो 2-3 सवाल आपने बड़े वाले किए थे, अल्फा ट्रेडिंग हो गया, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन हो गया, उसके अलावा पावर या स्पिन में से कोई एक, ये 3 सवाल 4 सवाल कितनी देर लग जानी है, इसको करें, ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। और IS 40 तो वैसे ही रनिंग के अंदर है, तो ऐसे रिवीजन करनी है, रिलैक्स हो जाए, कोई नहीं आपने कोई सारे सवाल करने बैठ जाना। जब नोट है, एक बार 2 सवाल नोट के PPE के बना लोगे ना, 2 नोट, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। अभी ताज़ा पड़ा हुआ है ना चीजों को, ठीक है। तो 2 सवाल कोई से भी जो मुश्किल हो जरा वो कर लें अपने PPE में से, और IS 36 सारा कर लें रिवाइज, ठीक है। IS 23 में आखिरी 3 सवाल कर लें, काफी है। स्पिन इंडस्ट्रीज कर लें, ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन कर लें, अल्फा ट्रेडिंग कर लें, ठीक है, ये काफी होंगे इंशाल्लाह इसकी रिवीजन में। और IS 40 तो चल ही रहा है, इसको सारा ही करना क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट है। ओके, पास होना है लाजमी, कोशिश करके। ओके अच्छा जी, ऑन 30 सितंबर 15 हमारे ही साल में क्या हुआ, स्नेक लिमिटेड एविक्टेड द टेनेंट्स फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची, IS 40, क्योंकि टेनेंट्स के पास थी ना खाली कराई, IS 40 था, ठीक है।
एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग इंस्टेड। ठीक है जी। अब ये कराची बिल्डिंग में IAS 40 से IAS 16 में जा रहे हैं। ऑन दिस डे द फेयर वैल्यू वॉज 4000, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू वॉज 500, द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वॉज 3000 ऑन 31 दिसंबर 14। मुझे ये बताओ, ये द रिमेनिंग लाइफ वॉज 5 एंड रेजिडुअल वैल्यू वॉज 500 कहाँ यूज होगा? हाँ, तो ये PPE के अंदर जाके फेयर वैल्यू मॉडल है ना, यहाँ पे तो वो यूज करता है कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाँ, मजबूरन हमें बलोचिस्तान बिल्डिंग के लिए भी ये यूज करना पड़ा, क्योंकि वो मैंने बताया एक्सेप्शन है स्टैंडर्ड की, अगर नहीं फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन इसने कहाँ यूज होने? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसका नोट हम बना नहीं रहे, इसलिए मैंने इस पैरा के ऊपर क्या कर दिया, बल्कि मैं यूं कह रहा हूं, वैसे तो काटना आपने ऐसे ही काटने का, सफे के ऊपर काट रहे हो, ठीक है, मैं तो इसको ऐसे, ठीक है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, हाँ, इसने यूज होना है कहां पे? जब PPE का नोट बन रहा होगा वहां पर ये जो बिल्डिंग आएगी कराची वाली, ठीक है ना, हेड ऑफिस बिल्डिंग। ओके, हाँ, लेकिन इसलिए हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जरूरी है फेयर वैल्यूज का होना, जो 31 दिसंबर 14 पे भी मौजूद है और 30 सितंबर 15 पे भी मौजूद है। ठीक है, अब ये जो कराची बिल्डिंग है, दूसरी कौन सी चीज जी? बलोचिस्तान बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे थी, ठीक है ना, कॉस्ट मॉडल पे थी और कोई ट्रांसफर नहीं थी। ओके, ये यहीं पे थी ऑलरेडी, IAS 40 में ही पड़ी थी, कॉस्ट मॉडल पे IAS 40 में ही पड़ी थी। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं आई थी। ओके, सही है। अच्छा, थर्ड बिल्डिंग हमारी आई कराची बिल्डिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं जी? IAS 40, डिब्बा में IAS 40 पे लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम नोट IAS 40 का बना रहे हैं, तो हमने देखना IAS 40 के अंदर से कोई चीज जा रही है तो क्या ट्रीटमेंट है, उधर आ रही है तो क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो IAS 40 से ये प्रॉपर्टी गई है IAS 16। ठीक है जी। अब उसूल वही है भाई, उसूल वही है। IAS 40 ने चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो जब प्रॉपर्टी पकड़ानी है IAS 16 को, तो पहले क्या करना है? हाँ, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40। ठीक है, IAS 40 में रहते हुए इसको फेयर वैल्यू पे लेकर जाना। अब इधर देखो, ये थी इस्लामाबाद बिल्डिंग और ये थी बलोचिस्तान बिल्डिंग। अब तीसरी चीज आ गई इस्लामाबाद बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो, सॉरी, कराची बिल्डिंग। अब कराची बिल्डिंग में एडिशन की कोई एंट्री नहीं है, एडिशन की कोई एंट्री, क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग में ही हमारे पास पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग ही लिख लेते हैं, बात समझ आ रही है। अब 31 दिसंबर, यकम जनवरी 15 का ओपनिंग चाहिए ना, तो हमारा असूल 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग निकालेंगे क्या उसने दिया हुआ है? 31 दिसंबर 14 पे 3000 इसकी फेयर वैल्यू है। ठीक है, हम भी फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, यानी पिछले साल की एंड पे ये 3000 पे नजर आ रही थी, समझ आती है बात? तो इस साल के शुरू में भी ये जी, तो लाइट चली गई थी। मैं यह कह रहा था कि 31 दिसंबर 14 की शाम को ये फेयर वैल्यू पर ही नजर आ रही थी 3000 पे, तो यकम जनवरी 15 की सुबह भी ये इसकी फेयर वैल्यू ही होगी 3000। ठीक है जी, ये ओपनिंग में। ठीक है, यानी जो इस तरह की एंट्री हुई यकम मार्च 15 में इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी में, वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी IAS 40 के अंदर ही मौजूद थी, इस नोट में ओपनिंग में आ गई। हाँ, ये ट्रांसफर आउट होनी है तो फिर उस वक्त की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सही हो गया। चलिए, अब भाई क्या हुआ? अब 30 सितंबर 2015 पर यह बिल्डिंग हो रही है ट्रांसफर, लेकिन मसला क्या है? पहले हमें इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, और फेयर वैल्यू पे लाने के लिए हम लेजर बनाया करते हैं। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी जी? कराची वाली। इधर देखो, यकम जनवरी 15 पर ब्रॉड डाउन कितना है, और ये ब्रॉड डाउन किस पर क्या है? ये कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है? ये फेयर वैल्यू है। ठीक है, समझ में आती है ये बात? वहां पे लिखा तो हुआ ओपनिंग। आप कहोगे सर डायरेक्ट ना कर ले, भाई नहीं, डायरेक्ट नहीं करें, बस अच्छा आसानी है, इसके अंदर गलती के चांसेस नहीं है, तो ऐसे कर लें, कोई नहीं इतना टाइम लगता। 100 में नजर आ रहा है 3000 5000, और भी डायरेक्ट करना तो कर लेना, अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसको ऐसे लेजर से बनाकर गेन लॉस निकाला करें अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखो, अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि 30 सितंबर 15 पर ये मैं क्लोजिंग लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो। ठीक है, अच्छा, अब 30 सितंबर 15 पे ये क्लोजिंग फेयर वैल्यू होनी थी अगर ये साल एंड हो जाता है यहां पे। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं? ऑन 30 सितंबर 15, ऑन दिस डे द फेयर वैल्यू वाज 4000।
तो ये 4000 की इसकी फेयर वैल्यू आ गई, तो 1000 रुपया फेयर वैल्यू गेन आ गया। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग फिगर है और ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया। चलो पहले ये काम कर लेते हैं। 3000 से इसको बढ़ाया हमने। अब माजरत पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिख लेते हैं, कल लिख लेते तो मैं आज भी लिख लेता, लेकिन चूंकि कल मैंने पहले इस तरह से लिख दिया था तो मैंने कहा आप लोग नोट कर रहे होंगे सोल्यूशन, इसलिए मैंने इस तरतीब को नहीं बदला। फर्क को नहीं पता, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां पड़ी होती ना तो 3 जमा 1 4 हो जाता और 4 ट्रांसफर होते हुए आसानी नजर आती। ठीक है, लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं 4। ये बात समझ आई है मेरी? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां पड़ी होती ना और ट्रांसफर नीचे होता, तो 3000 पे प्रॉपर्टी पड़ी थी, 1000 से बढ़ के 4000 हुई और 4000 को ट्रांसफर करना है अब हमने, तो ये आसानी से नजर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्योंकि कल वाला फॉर्मेट ये बना हुआ था इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं है क्लास में। ठीक है ना, और सही है। अच्छा इधर देखो, ये क्लोजिंग में नहीं है, ये क्लोजिंग में नहीं है, करना ऐसे ही है, वर्किंग है ना हमारी। ठीक है, जैसे मर्जी करते रहे, पहले क्लोजिंग लिख के गेन लॉस निकाल लिया जैसे सीखा हुआ था। अब ये क्लोजिंग में तो नहीं पड़ा, ये तो यहां से क्रेडिट करके डेबिट कर दिया है हमने IAS 16 में, यानी कि पहली एंट्री 30 सितंबर पे जो पहली एंट्री है वो क्या पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में, जो यहां पे करते उस दिन की फेयर वैल्यू होती तो नहीं थी ना, लेकिन आज फेयर वैल्यू है। ठीक है, कितना? अब 1000 से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गया, बढ़ के पहुंच गया 4000 पे। समझ आ रही है? अब इस 4000 को हमने फेंक दिया IAS 16 के PPE में, तो ये क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ है और डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड, तो ये एंट्री जो पड़ी है ना, ये ऐसे हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 4। अब बात समझ आई? 1000 से पहले बढ़ाओगे तो 4000 पे पहुंचेगी प्रॉपर्टी और फिर 4000 को ट्रांसफर किया। तो अब इधर देखो 31 दिसंबर 15 पर फिर क्लोजिंग क्या बच गया? 0। लेकिन मैंने वहां पे क्लोजिंग इसलिए लिखा था ताकि आप जरा आसानी से ये गेन लॉस निकाल सकें। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है ये बात? ये मुश्किल तरीन बात है, बाकी डिस्पोजल अभी करवाना है इसलिए सवाल के अंदर नहीं डाला हुआ था। डिस्पोजल तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा जी, चलो फिर जो होना था वो तो हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम है। बस ये मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ना असल में कल मैंने लिखते हुए ध्यान नहीं किया। आप मसला नहीं है, पर्चे में भी यही कह रहा हूं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 3000 की प्रॉपर्टी थी, 1000 से बढ़ के क्या हुई? 4000 पे, और ये 4000 निकल गया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर यही ऊपर पड़ा होता ना तो 3 जमा 1 4 होता और फिर 4 माइनस, तो आप पूरा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अभी भी कंफर्टेबल ही है, बता दिया आप तो कंफर्टेबल ही है। 3000 की प्रॉपर्टी पड़ी थी साल के शुरू में, 1000 से बढ़ी कितने में पहुंच गई? 4000 से इसको हमने क्रेडिट करके PPE को, अब PPE में जब ये जाएगी ना पहले दिन तो इसकी 4000 कॉस्ट होगी। जाहिर सी बात है, जिस दिन चीज पहले दिन जाती है किसी भी चीज प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी प्लांट में कोई भी ऐसे जाता तो उस दिन की फेयर वैल्यू होती थी ना उसकी कॉस्ट, ये उस दिन उसकी कॉस्ट बन जाएगी। आगे फिर वो खुद ही जाने, उसका काम जाने। इसमें तो निकाल के बाहर फेंक दिया, एडिशन कोई था नहीं, डिस्पोजल नहीं है, ये ट्रांसफर है, डिस्पोजल नहीं है, ये यूज बदला है हमने, हमारे पास ही है। बहरहाल क्लोजिंग तो फिर भी क्या हो गया? ठीक है, डन जी, क्लियर है? अब इधर देखो, वैसे ही ये फेयर वैल्यू मॉडल पे था, ठीक है, और रहा भी नहीं। ठीक है, और यहां पर भी 0 हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल इसको लिखने की जरूरत है, लेकिन चलो आपको ये ओपनिंग में पढ़ा है तो ठीक है यार, फेयर वैल्यू मॉडल था, फेयर वैल्यू मॉडल था, लिख दो। ये ओपनिंग में तो पढ़ा है ना? हाँ, नहीं लिखना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूं, शायद मैंने सही बात नहीं की थी। ओपनिंग में तो पढ़ा है ना, तो लिख दो कि कौन सा मॉडल था। ऐसे नजर तो आ रहा है ना, लिख दो। लिखने की जरूरत है जी, लाजमी लिखेंगे। ओके, अच्छा चलो जी, अब क्या रह गया? अब तो कुछ भी नहीं रह गया, अब तो सवाल भी समझ आ गया। ठीक है, अब अपना लाहौर रह गया बस PSL जीतने से, बाकी तो सभी हो गए। अब PSL का इंतजार करेंगे ना, अब लाहौर को सपोर्ट करके हराएंगे, है ना? आपके पेपरों में अच्छा जी, कराची भी चैंपियन, मुल्तान भी चैंपियन, पेशावर भी चैंपियन, इस्लामाबाद, लाहौर है, बाकी सारे चैंपियन लाहौर है। अच्छा जी, कोई नहीं, लाहौर ऑन 30 सितंबर 15, इसी दिन स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट द ओल्ड हेड ऑफिस। मैंने ऐसे कहानी बनाई ना सवाल के अंदर के, जैसे लाहौर से इन्होंने कराची में शिफ्ट कर दिया अपना ऑफिस ना, ठीक है, तो लाहौर वाला फिर उन्होंने क्या किया, जो पहले हेड ऑफिस के तौर पे यूज कर रहे थे उसे किराए पे दे दिया। ठीक है ना? ऑन 30 सितंबर 15 स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट यानी रेंटेड ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन लाहौर। ठीक है, यानी कि ये लीज पे अब गई, रेंट पे अब गई, और पहले ये क्या थी? हेड ऑफिस बिल्डिंग, मतलब पहले IAS 16 में थी ये लाहौर वाली बिल्डिंग,
IAS 16 में थी और IAS 40 में चली गई। ठीक है, अब IAS 40 पता है क्या कहेगा, इधर देखो, IAS 40 कहेगा IAS 16 तुम्हारे पास तो है ना फेयर वैल्यू मॉडल, जिसको तुम रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हो, तो फिर मुझे तो प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे चाहिए, मुझे नहीं पता। यानी क्या करना है, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 16, इन IAS, यानी ये फेयर वैल्यू का मतलब क्या है जी, रीवैल्यूड अमाउंट पर लेकर जाओ। उसने कहा भाई तुम अपना मॉडल लगाओ, इसको तुम अपने हिसाब से फेयर वैल्यू पे लाओ और मुझे वो फेयर वैल्यू ट्रांसफर करो। ठीक है, नो इशू, 1 मिनट का, ये तो इसमें वैसे ही हमारा हाथ बड़ा सीधा है जी। ठीक है, तो ये हो गई जनाब हमारी इस्लामाबाद की बिल्डिंग, ये बलूचिस्तान, ठीक है जी, और ये कराची वाला खाता चल रहा है इधर। ठीक है, अब लाहौर की बारी आ गई। चलो, वर्किंग कहां पे पहुंची है, ये वर्किंग 4, ये वर्किंग, हाँ ये वर्किंग नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, आपको समझाने के लिए मैं एंट्रीज कर रहा हूं। ठीक है ना, हाँ काम सिर्फ ये करना है हमने पर्चे में, अगर करना है तो ये इस्लामाबाद बिल्डिंग, बलूचिस्तान बिल्डिंग और कराची बिल्डिंग, इसलिए इनके साथ वर्किंग लिखी हुई है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है, नहीं मिटा नहीं रहा, क्या कह रहा है ये, हाँ तो ले लो पिक, क्या कोई मैंने लाइन ही लगाई है। अच्छा, मार से आए तुम इंजीनियर खान से हो मेरी तरह, अच्छा नहीं मैं इंजीनियर खान से नहीं आया, लेकिन अच्छा जी सुने, 30 सितंबर पे प्रॉपर्टी आ गई, कहां से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में IAS 16 से। ठीक है, तो वर्किंग करेंगे अपनी वही वाली, वर्किंग नंबर 5, वर्किंग 5, वही डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग है ना, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। 30 सितंबर पे ये बिल्डिंग हमने रेंट आउट की, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर की, तो 30 सितंबर पे पहले हमें रिवैल्यू करना पड़ेगा इसको, IAS 16 में रखते हुए फिर IAS 40 के अंदर ट्रांसफर करेंगे। IAS 2 ने ऐसा क्यों नहीं किया था, IAS 2 ऐसा क्यों नहीं कर सकता, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू इन IAS 40 क्यों, देखो यहां पे तो कराची बिल्डिंग पड़ी IAS 40 में थी, तो IAS 40 में रहते हुए फेयर वैल्यू पे आ गई, लेकिन जब किसी प्राय से IAS 40 में आना है तो उसकी फेयर वैल्यू को प्राय में ही हमने लेकर आना है, पहले फेयर वैल्यू में लाना है और फिर अपने पास लेकर आना है, ट्रांसफर करना है। तो यहां पे क्यों नहीं किया, इसके पास फेयर वैल्यू मॉडल था ही नहीं, जिसके पास फेयर वैल्यू मॉडल है उसको कहा तुम खुद करके दो इसको फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो वो उसके फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन है। ठीक है, अच्छा जी, तो द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 4000, एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 13, पुरानी बात है, ऑन विच डेट द टोटल यूजफुल लाइफ वाज 10 years एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू वाज nil। ठीक है जी, ये अब रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले इसको फेयर वैल्यू वाज 3700 ऑन 31 दिसंबर 15 एंड फेयर वैल्यू ऑन 30 सितंबर 15 वाज इक्वल टू इट्स, कमाल हो गया, ये जानबूझ के रखा गया था। अब टेस्ट वाले सवाल के अंदर ऐसा थोड़ी होगा, उसमें तो सरप्लस आएगा। ठीक है, फिर आप कुछ करेंगे उसका, कुछ करना था या नहीं करना, अच्छा जुबानी बता देता हूँ, फिलहाल छोड़ो ये तो कर लें। 30 सितंबर 13 पर लेकर तो आए पहले इसको। ठीक है, वो कह रहा है जी कॉस्ट है इसकी 4000 और ये हमने खरीदी थी 30 सितंबर 13 पे। ठीक है, 30/9/13 पर कॉस्ट है 4000। ठीक है, अब हम लेकर आते हैं इसको 30 सितंबर भी ले आते हैं, क्या मसला है। ठीक है, क्या ख्याल है, ले आए 30 सितंबर 15 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं जी। 4000 वो कहता है जिस दिन हमने इसको एक्वायर किया था ओरिजिनली, on which date the total, on 30 सितंबर 13, on which date the total useful life was 10 years and residual value was nil। शुक्र है nil जगह ही कौन थी, डिवाइड बाय 10, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू 30 सितंबर 13 से 30 सितंबर 14 तक 1 साल और 30 सितंबर 15 तक 2 साल इनटू 2 जी 800 और बुक वैल्यू कितनी है जी 32। हाँ आज तो यही है। ठीक है, अच्छा सुनो आगे मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अब इस दिन क्या करो, तरीका तो सीख लो ना, ऐसे नहीं बस कुछ नहीं करना, आगे तरीका तो सीख लो। इस दिन एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखनी है।
और सरप्लस या लॉस निकाल लेना है। अब वो क्या कह रहा है, द फेयर वैल्यू वॉज 3700 ऑन 31 दिसंबर 15, 30 सितंबर 15 नहीं, ऑन 31 दिसंबर 15। और अगली लाइन, फेयर वैल्यू ऑन 30 सितंबर 15 वॉज इक्वल टू इट्स, वाह वाह, बोलो वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब देयर इज नो रीवैल्यूएशन, सरप्लस, नो लॉस। चलो सरप्लस मैं अज्यूम कर लेता हूं, अगर होता वो यहां पे आ जाता है। ऐसी तरह अगले सवाल की तैयारी कर रहा हूं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी आगे बढ़ने की। अच्छा अब इधर देखो, ये सवाल तो पूरा कर लेना। अब ये 3200 के ऊपर, इधर देखो, इसी दिन 3200 के ऊपर, इधर देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेंक दो। क्या मतलब? मतलब इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट, ठीक है। और 3200 पे ही पड़ी थी, 3200 पे ही निकालकर बाहर फेंक दी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इधर लेजर बनाएंगे ना अपना, अभी लेजर तो बनेगा ना। वर्किंग 6 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया है ये लाहौर वाला प्लाजा हेड ऑफिस, ठीक है। तो 30/9/15 पे ये एंट्री हुई, ये एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 3200 से 30/9/15 पर, और पीपीई क्रेडिट, वो ये इस तरह की एंट्री हुई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन हुआ था, इन ट्रांसफर इन, फिर इन्वेस्टमेंट इधर गया, पीपीई डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ये आउट हुआ था। ऐसे ही ये अब क्या फिर हुआ दोबारा, ट्रांसफर्ड इन। तो एंट्री बनी, मैं कर नहीं रहा क्योंकि एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बोल रहा हूं, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट। तो करो इसको इधर, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कुछ नहीं था, ये लाहौर वाली बिल्डिंग पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साल के शुरू में नहीं थी, ठीक है। और फिर कितना, 3200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट, ठीक हो गया। अब मजे की बात, ये ऑलरेडी किस पे है, क्योंकि IAS 16 ने हमें फेयर वैल्यू पे करके दी है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट, तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा कि ये जिस दिन आएगी इस दिन कॉस्ट है और फिर फेयर वैल्यू पे लाओ और फिर करो, क्यों, IAS 16 हमारा दोस्त हमें फेयर वैल्यू पे करके देगा। तो मसला सिर्फ इसी में आना है, इन्वेस्टमेंट ये इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री जब आएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसके पास तो फेयर वैल्यू मॉडल था नहीं ना, तो पहले लाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एट कॉस्ट, फिर उसी दिन जिस दिन आई है उस दिन एक क्लोजिंग ऐसे निकाल के फिर ओपनिंग बना लेना, तो आपका मसला हल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वरना तो मसला कोई नहीं, अगर IAS 16 से आएगी तो फेयर वैल्यू पे, और अगर IAS 16 की तरफ जा रही है, कहीं भी जा रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जा रही है, तो वो भी फेयर वैल्यू पे खुद ही लाकर ही भेजेगा इसको, ठीक है ना। इजी है, मुश्किल नहीं। ओके, अब भाई बाद वाला काम तो आपको पता ही है, हमें क्या करना है भाई, 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग, इस दिन की फेयर वैल्यू ले लेनी, और वो कितनी है जी, 3700। ये देखो, द फेयर वैल्यू वॉज 3700 ऑन 31 दिसंबर 15, 3700। तो 500 का हमें क्या आ गया जी, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग फिगर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ठीक है। ओके, मुझे लगता है सवाल खत्म हो गया, बाकी हाँ भाई, एडिशन कोई नहीं, 500 से बढ़ गया, डिस्पोजल कोई नहीं, क्लोजिंग 3700। इधर देखो कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो हो गया ना टॉपिक सब काबू में, अब समझ में आया कुछ, 37, ठीक है। माइनस ही होता है, अब 0 माइनस करोगे तो आंसर तो वही आना, आंसर 0 नहीं आना। ओके, डब्बे में डब्बा, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है, ठीक है। अब टोटल कर लेना इधर, ये जो टोटल आएगा ये बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट एसेट्स में जहां पीपी नजर आएगा उसके नीचे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आ जाएगा, ठीक है। अब 2-3 बातें वहीं पे लिख लेते हैं, मैं तो कहता हूं 13.1 फिलहाल जितना आपको समझाया वो सिर्फ ये था। इधर देखो, फेयर वैल्यू ऑफ बलोचिस्तान बिल्डिंग हैज नेवर, वो वही जुमला ला देख रहा हूं, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल। इधर देखो, बस इतनी सी बात सवाल में लिखी हुई है, तो हम भी तो इतनी सी लिख सकते हैं। आगे कुछ लिखा होता, ड्यू टू मतलब इट इज सिचुएटेड इन फार अवे एरियाज या रिमोट एरियाज या देयर इज नो एक्टिव मार्केट या कोई कहानी में लिखी हुई होती, वो एज इट इज लिख देते बस, ठीक है ना।
हाँ, बताना है यूजर को, रिक्वायरमेंट है ये, बताना है उसको कि भाई फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल किस बिल्डिंग की नहीं है और क्यों नहीं है। जैसे वो एथोपियन बकरा जी, एथोपिया का ये बकरा है, इसकी फेयर डिटर्मिन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि गुजरांवाला में ये अकेला है, अब इसकी मार्केट डेवलप नहीं हुई। तो ये बातें बस वो सवाल में जो जितनी लिखी होगी वो लिख के दे देंगे, डन। अच्छा, एक लाइन ये दी हुई है, ये क्या है? रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल 2000। क्या करेंगे? ये रेंटल क्यों दे दिया भाई? ये रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर्स की कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो रेंटल्स कमाए हैं उनको भी डिस्क्लोज करो यूजर को, ठीक है। अब वो सवाल में नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे, अगर सवाल में दे देगा तो एज इट इज। सिर्फ रेंटल्स नहीं है, वहां पे तो लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड लिखा हुआ है रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू अर्न दोज रेंटल्स, ये डिस्क्लोज करो। क्या मतलब? भाई एक प्लाजा है, उस प्लाजे को आपने किराए पे दे दिया तो उस प्लाजे के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला आपके पास ही होते हैं। जनरेटर आपने लगा के दिया हुआ है, सिक्योरिटी का आपने इंतजाम किया हुआ है, और छोटे मोटे काम ऐसे जो होते हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों ने अपने बिजली के बिल खुद भरने हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो अपने दुकानों के किराए देने, जो रेंटल्स आने हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपने सिक्योरिटी उनको दी हुई है, आपने जनरेटर उनको दिया हुआ है, ठीक है। उसके चार्जेस आप उससे ले रहे होंगे, लेकिन खर्चे भी तो आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो होंगे, उस रेंटल प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के जो खर्चे हैं वो भी तो होंगे ना, वो खर्चे भी डिस्क्लोज करो, और जो रेंटल्स कमाए वो भी डिस्क्लोज करो। अब सवाल में जो गिवन होगा एज इट इज वो लाइन उठाकर यहां पे लिख देनी है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर सिर्फ उन्होंने क्या बताया, रेंटल्स, अगर यहां पे वो बता देते साथ एक्सपेंसेस भी तो वो भी एज इट इज लिख देते। तो ऐसी लाइन उठाकर लिखो, रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल 2000। जी जी बिल्कुल, 13.2 रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, पूरा लिखना पर्चे में, आईपीज होगा, आईपी एड्रेस आ गया, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इज रुपीज 2000। और भी ऐसे को 2-3 बातें होंगी, लेकिन तरतीब समझ आ गई कि इस तरह से इसको करना है। ये जी हमारा डिस्क्लोजर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस डिस्पोजल नहीं पढ़ाया अभी आपको, वो पढ़ाने लगाऊं। तो अगर डिस्पोजल होता तो इनमें से कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक भी सकती थी, तो कॉस्ट मॉडल पे भी सिखा देता हूं। डिस्पोजल हो तो क्या करना है, वो तो बिल्कुल ही सेम है। और फेयर वैल्यू मॉडल वाले को डिस्पोज करके देख लेते हैं, कोई नई चीज नहीं है, आपने मेहनतें कर रखी हैं। अब तो याशियों का टाइम है, वेव्स, मौजें। ये मिटा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मिट नहीं रहा क्वेश्चन। आमिर भाई क्या ये मुमकिन है कि बस यहीं पे रखो, ठीक है, यहां पे क्या, ये तो बता दिए, वो बाद में सिर्फ कर दीजिएगा, वो पूरा बोर्ड एक बार लगा दें, बच्चों ने नोट करना हो तो उधर ही रखिएगा कैमरा। हाँ जी, ये मिटा दूं अब, तस्वीर कहीं लेना यार। अगर 1 मिनट में कर सकते हो तो कर लो। अच्छा, एक काम करते हैं, इधर ले आए जी।
चलिए जब एक छोटी सी समरी बना लेते हैं क्योंकि बहरहाल सारे केसेस तो अभी भी नहीं ना सामने आए। करा लूं यार, नहीं आप लोग बोलो। अच्छा जी, मैंने कहा सारे केसेस सामने नहीं आए, थोड़ी सी समरी जरा बना लें, ठीक है। IAS 2 नहीं, IAS 40 को पहले, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर किया आपने IAS 16 PPE में। क्यों ना कुछ करें, देखो क्या करेंगे। हाँ जी, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40 एंड देन ट्रांसफर टू IAS 16। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगली बात सुनो, ये जो ट्रांसफर हो जाने वाली फेयर वैल्यू है IAS 16 के लिए, अब ये डीम्ड कॉस्ट होगी। क्या होगी? मतलब कि अब IAS 16 में यही क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑनवर्ड्स। अब वो उसको लेकर यानी कि उसकी इनिशियल मेजरमेंट होगी वो एट कॉस्ट ही होगी। सब्सिक्वेंटली वो कॉस्ट मॉडल पे रखे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखे, वो कॉस्ट मॉडल पे रखेगा तो डेप्ट करेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेगा तो वो रिवैल्यू करेगा। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू उसको दी है, ये उसके लिए पहले दिन क्या होगी? ट्रांसफर के दिन क्या होगी? कॉस्ट। ठीक है, तो द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर is deemed cost for IAS 16। ठीक है ना, यानी उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट वाली बात होती थी, यही वो कॉस्ट होगी जिसके ऊपर वो रख लेगा। ठीक है, IAS 40 से हमने IAS 16 में भेजा। ठीक है जी, एक केस ये पॉसिबल। डन जी। ऐसे करके टेबल सब बना लेते हैं। बुक के अंदर टेबल चेंज नहीं कर सका मैं, वाईकैप वाली बुक का टेबल एज इट इज जरा एक तो थोड़ा कंप्लीट नहीं, दूसरा थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, आसान बातें लिख लेते हैं। तो ये एज इट इज नोट कर लें, साथ साथ फिर आप इसी सफ़े को बेशक वाड़ के बुक के अंदर चिस्वा कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ हो गया चिस्वा, बस ठीक है। सेकंड, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 2 इन्वेंटरीज में ट्रांसफर करो। ये तो दोनों केस अभी देखे हैं, इधर देखो। IAS 40 से PPE में ट्रांसफर किया तो क्या किया भाई? पहले फेयर वैल्यू पे लाए एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, और फिर PPE को ये 4000 डेबिट कर दिया, अब ये उसकी कॉस्ट है, ये भी किया। और इधर देखो, अगर नहीं, इधर नहीं भेजा, चलो वे भेज लेते हैं। कंप्लीट नहीं इसलिए कहा था, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको जी। तो हाँ भाई, क्या करोगे? IAS 40 के पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, भाई फेयर वैल्यू पे लाएगा और ट्रांसफर कर देगा, और IAS 2 के लिए वो डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। अब IAS 2 उसके बाद उसको ईयर एंड पे जाकर देखेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखेगा, वो उसका मसला है। ठीक है, आसान बात है, मुश्किल नहीं है। टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40 का मतलब पता है क्या है? IAS 40 में इस प्रॉपर्टी को रखते हो, पहले फेयर वैल्यू पे लाओ, और फेयर वैल्यू गेन लॉस, अगर IAS 40 के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, टेक द प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40 एंड देन ट्रांसफर टू IAS 2। और अगली बात, द फेयर वैल्यू यानी दिस फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर IAS 2। ठीक है ना, उसकी फिर ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट। वैसे भी थोड़ा ऐसे ना, कहते हैं ना, वो बॉटम लाइन पकड़ में आ जाए ना तो फिर जो मर्जी करता रहे सवाल के अंदर, जहां मर्जी ट्रांसफर करते हैं, हमें पता है IAS 16 को फेयर वैल्यू चाहिए अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है। अब अगर आ रही है प्रॉपर्टी तो वो कहेगा IAS 16, फिर IAS 40 कहेगा फेयर वैल्यू दो। अब अगर तो अगले के पास फेयर वैल्यू मॉडल कोई है, लाइक IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल, तो वो उसको फेयर वैल्यू पे ला कर दे देगा। और अगर अगले के पास नहीं है फेयर वैल्यू मॉडल,
जैसे IS2, तो फिर ये कहेगा चलो आन दो और खुद ही उसको फेयर वैल्यू पे उठाकर उसी दिन ले जाएगा। ठीक है भाई, बॉटम लाइन यही है बस। ठीक है, और जाते हुए तो सबको ही फेयर वैल्यू पे करके भेजेगा अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है तो। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड है जी IAS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से IAS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर कोई चीज आ जाए तो ये देखो ना, कहानी तो ये चल रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से गया उधर और ये PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया। ठीक है, अब इधर देखो, अब क्या कहेगा ये 16 को, मुझे फेयर वैल्यू चाहिए। वो कहेगा कोई मसला नहीं है, मेरे पास है फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है, जिसको मैं रीवैल्यूएशन मॉडल कहता हूं। ठीक है, वो यार वो तो बात बताना ही भूल गया। चलो ये ट्रांसफर पूरी हो तो याद कराना कि मैं बता दूंगा आपको, यहां पे तो सरप्लस नहीं ना आया था। सरप्लस आए तो क्या करना है, ये ना हो टेस्ट के अंदर आ जाए और फिर आप बैठे हो फेस उठा के। अच्छा ओके, इधर देखें, आइए 16 से आई प्रॉपर्टी, क्या कहा इसने, चल भाई पहले फेयर वैल्यू पे कर। देखा ठीक है जी, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू, जिसका मतलब होगा रीवैल्यूड अमाउंट। जिसका मतलब क्या होगा, और सही है ना, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ये, इसका मतलब क्या होगा, रीवैल्यूड अमाउंट। क्योंकि आइए 16 के पास तो वो रीवैल्यूएशन मॉडल था ना, उस दिन वो रीवैल्यूड अमाउंट पे लेके जाता था। रीवैल्यूड अमाउंट फेयर वैल्यू ही होती थी, तो मैंने आपको समझाने के यहां पे लिख दिया, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट इन IAS 16। ठीक है, एंड देन ट्रांसफर टू IAS 40। ठीक है, यानी अगर फेयर वैल्यू गेन आएगा तो वो रीवैल्यूएशन गेन कहलाएगा IAS 16 का, और अगर लॉस आएगा तो वो रीवैल्यूएशन लॉस कहलाएगा। और उसके अपने असूल लगेंगे, सरप्लस के लिए इक्विटी में रखेगा सरप्लस, और लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, वो उसके अपने असूल लगेंगे। एक बार वो फेयर वैल्यू पे लाकर प्रॉपर्टी इसको देगा। अब ये वाली जो फेयर वैल्यू है, ये वाली फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर IAS 40 के लिए तो ये इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट बन जाएगी। और अगर ये कॉस्ट मॉडल पे रखना है इसको तो डेप्रिशिएट करने लग जाएगा, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है तो ये रेंट पे इसको फेयर वैल्यू पे ले आएगा। लेकिन पहले दिन तो फिर ये क्या बन जाएगी, इसकी कॉस्ट। ठीक है जी, डन, मार्कर भी डन। नेक्स्ट IAS 2। अच्छा, ये भी हमने करके देख लिया इधर। ठीक है, हाँ सरप्लस लॉस नहीं आया, उसकी बात करता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, और IAS 2 से भी IAS 40 में हमारे पास ही सवाल के अंदर ये आ चुका, तो इसलिए पहले सवाल करते होते हैं फिर बंदा थियरी पढ़ता है। ठीक है ना, थोड़ा बात अच्छी पकड़ में आ जाती है, समझ आती है कि करना क्या। ठीक है, तो IAS 2 इन्वेंटोरीज से IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये ट्रांसफर इन है, दोनों ट्रांसफर इन है। ठीक है, अब कहना तो IAS 40 ने यही था, इसको भी कि टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू इन IAS 2 कहा, इसको भी IAS 2 को भी इसने यही कहा, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 2। उसने कहा IAS 2 में कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है कि मैं इसको ले जाऊं फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो ये पकड़ो अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40, टू नहीं, इन IAS 40। पहले प्रॉपर्टी को लाओ अपने पास, ये देखो कॉस्ट पे आई। ठीक है, और इसको ले गए फेयर वैल्यू। ठीक है, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू इन IAS 40 एंड, भाई ट्रांसफर तो पहले ही हो चुकी है, यूं लिख लेते हैं जो, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट, बल्कि यूं कर लो, ट्रांसफर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू IAS 40। लेकर किस पे आओ, कॉस्ट पे ही लेके आओ। यहां पर ट्रांसफर करो इसको कॉस्ट पे, ट्रांसफर करो इसको कॉस्ट पे, ट्रांसफर करो इसको कॉस्ट पे। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू IAS 40 एंड देन टेक इट एट इट्स फेयर वैल्यू। यहां पहले क्या हो रहा था, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू। वो IAS 40 ने भेजी थी तो फेयर वैल्यू पे करके भेजी, या IAS 16 से आई तो उसने करके दी। IAS 2 ने कहा मेरे पास तो ये मॉडल नहीं है, उन्होंने कहा चलो ठीक है प्रॉपर्टी तो दो, टेक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू IAS 40 एंड देन टेक इट टू, ठीक है, इट्स फेयर वैल्यू। और अगली बात द, बल्कि फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ
ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर IAS 40। ठीक है भाई, वो जो अब फेयर वैल्यू जैसे यहां पे हम कह रहे थे 1100 होता, तो ये 1100 फिर हमारी डीम्ड कॉस्ट होती है और हम इससे आगे फिर चलते, वो मजबूरन हमें फेयर वैल्यू भी लाना पड़ता। ठीक है ना, बाल इतनी बारीक बात, कोई फायदा कोई नहीं है, पता है आपको करना क्या। ठीक है, ट्रीटमेंट देख लिया हमने। कोई और पॉसिबिलिटी रह गई है? एक है अभी भी। आप कौन सी कहना चाह रहे हैं? कोई और पॉसिबिलिटी? वो सरप्लस समझाता हूं, फिर ये टेबल तो पूरा कर लें। 16 से 2 कहता है 16 से 2 यार, न 16 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से गया, ऐसे तो वो बताओ ना। 16 से 2 12 बार 40 में मॉडल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हो गया तो देख लेंगे। नहीं आएगा टेस्ट में, क्या हो गया? अच्छा सुनो भाई, कॉस्ट मॉडल पे रहकर कॉस्ट मॉडल पे ही रहा, ये तो बलोचिस्तान में देख लिया ना। ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, इस वक्त बात हो रही है सिर्फ ट्रांसफर्स की। ठीक है, आप उसको अगर रख रहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो जो मर्जी करो भाई, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ट्रांसफर की बात करो। हाँ अच्छा, अब सुनो भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि खरीदें, बना भी सकते हैं खुद। तो जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही होगी तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगी, और जब बन जाएगी तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये रहता था। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो IAS 40 में आएगा। कब? जब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के साथ क्या करना है, इधर देखो। जब प्रॉपर्टी आएगी बन के कंप्लीट हो गया तो IAS 40 कहेगा ये इसको फेयर वैल्यू पे लाओ। उसने कहना भाई मेरे पास ऐसा मॉडल को नहीं, आप खुद ले जाओ फेयर वैल्यू पे। और नॉर्मली वो होती ही क्या है? फेयर वैल्यू होती है। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए उस दिन जितनी कॉस्ट पे कंप्लीट हो उसकी फेयर वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कॉपी पेस्ट कर लो, फिर भी मैं कह रहा हूं क्या कर लो, इन्वेंट्री वाला ही कॉपी पेस्ट कर लो, हालांकि फर्क को नहीं होना। ठीक है, सिचुएशन यही बनेगी CWIP में तो हमेशा। जिस दिन ट्रांसफर करेंगे उस दिन कोई गेन लॉस नहीं होगा। क्यों? जब बिल्डिंग अभी तैयार होकर ट्रांसफर हुई है तो उस दिन उसकी फेयर वैल्यू, उसकी कॉस्ट ही तो है। ठीक है, तो कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस इस दिन नहीं होना। फिर भी मैं कह रहा हूं चलो कॉपी पेस्ट कर लो। अब हर चीज थोड़ी याद होती है, अच्छी वाली समझ आ रही है बात, तो यहां पे भी वही लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट टू IAS 40, इतना ही काफी था। और आगे हम लिख देते ये कॉस्ट थी इसकी, ये कॉस्ट थी, डीम कॉस्ट क्या कॉस्ट ही ऐसी। लेकिन चलो मैंने कहा कॉपी पेस्ट कर लो। एंड देन टेक इट एट इट्स, हालांकि फेयर वैल्यू होनी यही है, पर मैंने कहा चलो क्या पता सवाल के अंदर ऐसी कोई चबल मार दे। ठीक है, सवाल तो आप वैसे वो आदत पड़ी हो आप वही कर देना। ठीक है, ओके। और देन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। असल में ये जो कॉस्ट होगी ना, यही फेयर वैल्यू होगी CWIP केस में, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। देन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सही है। इस टेबल को नोट कर लो अपने पास। कुछ बातें हमने कर ली थी इस सवाल में, कुछ अब इधर हो गई। ठीक है, तो वही उसकी फेयर वैल्यू होगी। भाई पूछ रहे हैं बिल्डिंग की कॉस्ट है 10,000, ठीक है, और जिस दिन वो ट्रांसफर हो रही है उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 है, तो भाई 12,000 उसकी फेयर वैल्यू है। तो बिल्कुल उसको अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उसको पहले तो लोगे कॉस्ट पे, और उसी दिन उसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाकर 2,000 गेन रिकॉर्ड करोगे, फिर पूरा साल उसको रखोगे अपने पास, साल के एंड पे फिर चेक कर लोगे। ठीक है, इसलिए तो कहा कि ये लिख लो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। हाँ, सरप्लस इधर देखो भाई, बड़ी अहम बात, यहां पर मिसाल के तौर पे 100 रुपए का सरप्लस आ जाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये 3300 पे यहां ट्रांसफर होता, 3300 होता ना यहां, मिसाल के तौर, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, ये आपने तस्वीर खींच ली थी ना, इसको बता सकता हूं ना मैं, 3300 और यहां पे आ जाता 100, ठीक है, और ये 3300 ट्रांसफर होकर यहां पे चला जाता, ठीक है ना, और यहां पे फिर वो जैसे होता है, ठीक है, 400 आ जाता मिसाल, सवाल यूं बदल जाता। अब क्वेश्चन ये आता है जहन में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो गई, इस सरप्लस का क्या करें, रिटेन अर्निंग में फेंक दें, रियलाइज हो गया ये। अब देखो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। देखो 100 का सरप्लस पड़ा है, लेट इट बी, पड़ा रहे, ठीक है। देखो अगर तो ये डेप्रीशिएट हो रही होती बिल्डिंग तो ये भी साथ साथ ट्रांसफर हो जाता,
वो तो काम हो नहीं रहा, यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आप जी इसको ट्रांसफर कर दे रिटेन्ड अर्निंग में, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये अभी भी रियलाइज दरअसल नहीं हुआ। ठीक है, वो तो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है ना, जो कि कहता है कि अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब आई है, पहले तो नहीं थी ना, तो ये सरप्लस उसके अंदर रहते हुए आ गया, अब ये पड़ा रहेगा। ये जब तक पड़ा रहेगा तब तक एसेट एक्चुअल में बिक नहीं जाता, जिस दिन एक्चुअल में बिकेगा उस दिन इसको उठा के रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देना। यानी कि ये काम जब करोगे ना IAS 16 से IAS 40 में जब ट्रांसफर करोगे, तो जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन जो सरप्लस या लॉस आएगा, वो सरप्लस, मसला सरप्लस के था, वो सरप्लस को क्या करना, यहीं पे छोड़ देना एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बताना था। अच्छा जी, अब आज की आखिरी बात करें, अपनी बुक्स ओपन करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। मुझे एक बुक दिखा दें, यहां पे सबके पास एक ही है। सुने जी सर, पेज नंबर 290, पेज 290 बुक्स को ओपन करें भाई, इसके साथ ध्यान में रख लो, ये भी देख ले, इसी बुक ले लिया मैंने। पेज 290 बुक्स को ओपन करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो है इसको पढ़ के आना है आपने, 2 को फिलहाल छोड़ दें, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग पढ़ाना है आपको। नेक्स्ट जो अगला सफा है वो सारा पढ़ते जाना है आपने, 291 सारा रीड करना है, 292 सारा रीड करना है, 293 पे ट्रांसफर का एक टेबल है, इसको रिप्लेस करना है अपने टेबल से। ठीक है, और गेन लॉस असल में आपको होमवर्क में देना चाह रहा था, डिस्क्लोजर्स में कल खुद पढ़ा दूंगा, पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, आपको पता लगेगा हाँ ये सब कुछ हम कर रहे थे। एनीवेज, ये जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है, एक नीचे एग्जांपल गिवन है, आपको नजर आ रही है, ये एग्जांपल आपका होमवर्क बगैर करवाए आपका होमवर्क 293 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में जो एग्जांपल पढ़ी है। ठीक हो गया, उसके बाद डिस्क्लोजर को रीड करना चाहो तो बेशक कर लेना। और आई कैप क्वेश्चन बैंक 1 ये आपका होमवर्क है, 301 पेज पे, 301 पेज पे आई कैप क्वेश्चन बैंक 1, नाम है इसका विक्टोरिया। अल्लाह हाफिज।